So now we see what potential at any point in axial position of dipole, है ना. In last period we have learned what potential due to point charge, potential at any point due to point charge. Now we have to find potential at any point in axial position of dipole. So we know that the dipole is an arrangement, है ना. Which arrangement? If 2 point charges of same magnitude but opposite are kept very close to each other, then this arrangement is known as electric dipole. So suppose we have an electric dipole AB, made by plus q and minus q charge placed at a distance 2l apart from each other, where 2l should be very small. 2l का स्मॉल होना ज़रूरी है. अगर ये छोटा नहीं है तो फिर वो डायपोल नहीं है. फिर क्लियर. अब वी ऑल्सो नो वॉट इज एक्सियल पोजिशन ऑफ डायपोल. सो इफ अ पॉइंट ऑन विच potential, electric potential is to be found is situated on produced dipole axis, that means here. अब प्रोड्यूस डायपोल एक्सिस इस तरफ भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो और इस तरफ भी हो सकता है पॉइंट पे. तो राइट साइड में हमारा स्पेस बढ़िया रहता है तो हम राइट साइड ही प्रोड्यूस कर देते हैं. आप इस साइड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. डायपोल प्लस क्यू चार्ज यहाँ, माइनस क्यू चार्ज यहाँ भी ले सकते थे. ठीक है. तो वी हैव अ पॉइंट P on which electric potential is to be found in axial position of dipole. क्लियर. तो सपोज प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पर जो पोटेंशियल वर्क कर रहा है वो अपन V1 ले लेते हैं, है ना. तो लेट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to positive, that means plus Q charge, V1 clear, and due to माइनस क्यू चार्ज V2. हमने मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना है, V1 है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना है, V2 है ना. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2. तो अभी मैं आपसे यही बात कर रहा था कि इंडिविजुअली दे बोथ आर व्हाट पॉइंट चार्जेस. तो अगर मैं एक को देखूं तो ये पॉइंट चार्ज हो गया ना, इसके कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल, तो पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला लगेगा. कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाय R ओनली. स्क्वायर नहीं होता पोटेंशियल के फॉर्मूले में, है ना. यही मिस्टेक होती है, हम इंटेंसिटी का लगा देते हैं. अगर R स्क्वायर कर दिया आपने तो वो इंटेंसिटी है. फिर पोटेंशियल और इंटेंसिटी के फॉर्मूले में ये इतना ही फ़र्क है केवल, है ना. इसमें केवल R होता है. तो R क्या है भाई, चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस, है ना. तो हमने ये लेट किया था कि डायपोल का मिड पॉइंट है O, राइट. O से पॉइंट P जिस पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, इसकी डिस्टेंस है सपोज क्या, R. तो ये बताओ आप, डायपोल AB टोटल लेंथ है इसकी क्या, 2l. तो मिड पॉइंट से अगर आप देखोगे तो ये हाफ हाफ कितनी कितनी हो जाएगी दोनों. तो आप प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो पॉइंट P की डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से मेज़र करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी देखना. यहाँ से यहाँ तक L और फिर यहाँ से यहाँ तक R, मतलब R प्लस L आएगी.
स्क्वायर नहीं लगेगा भाई, हाँ इंटेंसिटी के फॉर्मूले में आर स्क्वायर होता है। क्लियर? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V2? V2 मीन्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना? 1/4πε0 इंटू हाँ माइनस क्यू अपॉन R माइनस एल। वाई वी हैव टेकन माइनस क्यू? हाँ हमने बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल अज्यूम पॉजिटिव करना चाहिए और जो भी ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होगा उसका पोटेंशियल एज नेगेटिव अज्यूम करना चाहिए। तो ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो कैसा होगा पोटेंशियल इसका? नेगेटिव। दैट्स वाई माइनस क्यू अपॉन, और इससे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? R माइनस एल। एनी डाउट? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। हमको निकालना है पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। देन कितना आ जाएगा? तो V इज इक्वल टू, टोटल कर दो, V1 प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल पोटेंशियल निकल आएगा, प्लस क्यू के कारण और फिर माइनस क्यू के कारण। पोटेंशियल ऐड होता है सिंपली, है ना, अपन ने देखा था ये स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल मैथ्स से ऐड हो जाएगा जब भी टोटल निकलेगा। तो चल पुट द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2। वैल्यू ऑफ V1 1/4πε0 इंटू Q बाय R प्लस एल, प्लस वैल्यू ऑफ V2 1/4πε0 इंटू माइनस Q बाय R माइनस एल। क्लियर? नाउ 1/4πε0 एंड Q कॉमन आ जाएगा दोनों से। देखो हमने फॉर्मूले में 1/4πε0 लिया है, का मतलब है कि हम अपना डेरिवेशन फॉर एयर और वैक्यूम कर रहे हैं, है ना। आप इसको विथ के भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है, ये डेरिवेशन विथ के भी किया जा सकता है, तो ये आपकी इच्छा है ना। एक का किया करो, दूसरे के लिए लास्ट में बता दिया करो। तो एयर के लिए मैं कर रहा हूँ, लास्ट में बता दूंगा कि अदर कोई अदर मीडियम होगा तो फॉर्मूले में इंटू के और आ जाएगा। चल, तो क्या कॉमन? यस, 1/4πε0 इंटू Q कॉमन। So we have here 1/R plus L, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस 1/R माइनस एल। टेक एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा इसका? R प्लस एल इंटू R माइनस एल, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसका इसमें होगा तो माइनस R प्लस एल। क्लियर? तो 1/4πε0 इंटू Q कितना आ जाएगा? ब्रैकेट ओपन करो, तो R माइनस एल माइनस R माइनस एल अपॉन A प्लस बी A माइनस बी, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस R माइनस R कैंसिल, है ना। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q, यस, माइनस एल एंड माइनस एल अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर? Q को इसके साथ लिख दे रहा हूँ, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस, हाँ यहाँ पर मैं माइनस साइन को नेगेटिव साइन, चार्ज के कारण नेगेटिव साइन आया है,
का मतलब ये है कि पोटेंशियल में जो इफ़ेक्टिव पोटेंशियल बचेगा वो नेगेटिव चार्ज के कारण बचेगा। तो ये हम फिगर में भी देख सकते हैं, हमने प्लस क्यू चार्ज जो है पॉइंट पी के नियर लिया है और माइनस क्यू चार्ज पॉइंट पी के नियर है, प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी से फॉर सिचुएटेड है। तो इफ़ेक्टिव कौन सा चार्ज होगा? दैट्स वाई वी आर गेटिंग माइनस साइन इन अवर फॉर्मूला ऑल्सो। अगर हम यहाँ प्लस क्यू चार्ज ले लें और यहाँ माइनस क्यू चार्ज ले लें तो हमारा फिर रिज़ल्ट किस में आने लगेगा? तो आप चाहें तो माइनस साइन छोड़ के यहाँ पर ब्रैकेट में डाल सकते हो, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली। माइनस साइन को यहाँ इग्नोर कर सकते हो। माइनस साइन का मतलब समझ में आया क्यों आ रहा था नेगेटिव? ठीक है। तो 2QL क्या होता है भाई? 2QL इज P। क्या कहलाता है P? हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर? ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इधर कभी भूल के भी आप अपने फॉर्मूले को नहीं छोड़ेंगे भाई। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की तो कंडीशन ही नहीं लगाई। क्या मस्ट है? L 2L शुड बी वेरी लेस। वो कंडीशन लगेगी ही लगेगी। अगर आप वो कंडीशन भूल गए ना तो डेरिवेशन ख़राब हो गया समझ लो आपका, क्योंकि जब तक ये 2L छोटा नहीं लोगे तो आपका डेरिवेशन तो डायपोल का हुआ ही नहीं ना, वो 2 पॉइंट चार्ज का हो गया वो। हाँ, बिकॉज वॉट? L इज वेरी वेरी लेस देन R। ये कंडीशन हमने इंटेंसिटी के डेरिवेशन में भी लगाई होगी। ये जब तक नहीं लगाओगे तो वो डायपोल है ही नहीं। तो इधर भूल के नहीं छोड़ देना अपना फॉर्मूला है। तो क्या आ जाएगा? 10 भी इग्नोर इट, इग्नोर करो भाई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी बाय आर स्क्वायर। एल को आपने इग्नोर कर दिया। दिस इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। क्लियर? आंसर काय में आएगा आपका? बोल्ट में। कोई डाउट है? नोट कर। आफ्टर एक्सियल पोजीशन, सी देयर इज अनदर सरफेस कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, मतलब ऐसी कोई भी सरफेस जिसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, कौन सी सरफेस कहलाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है ना। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जैसे 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो। अब देखना, बिकॉज ईच पॉइंट पर आपका पोटेंशियल सेम है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, किसके ऊपर? इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि है ना, द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी हाउ मच, तो वी से 0 इट इज़। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क डन कैसे होगा? क्लियर? फिर कोई अच्छा मेटेलिक कंडक्टर है, अ गुड मेटेलिक कंडक्टर, द surface of a good metallic conductor is always works as equipotential surface, always। अच्छा कंडक्टर है कोई मेटेलिक तो उसकी सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसे ही बिहेव करती है, मतलब ईच पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है, घटता बढ़ता नहीं है ना। जबकि हमने देखा था कि डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल में डिक्रीज़ होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस है अगर अच्छा कंडक्टर है तो ये चीज़ नहीं होती उस पर। क्लियर? और जैसे कोई पॉइंट चार्ज है आपका ये, तो पॉइंट चार्ज ये हो गया आपका O, तो इसका कोसेंट्रिक स्फीयर अगर हम खींच दें कहीं पर भी तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ये बनेगी किसी पॉइंट चार्ज की। क्यों? बहुत छोटा होता है इसकी डायमेंशन,
तो इसकी सरफेस कहाँ बनेगी, तो हम बोलेंगे कि इसके अराउंड एक कोसेंट्रिक स्फीयर अगर हम ड्रॉ कर दें तो किसी पॉइंट चार्ज की जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उस स्फीयर के सरफेस पर होगी। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ वी सी potential at any point in coaxial position of a dipole. Coaxial position, you know, when a point on which electric potential is to be found is situated on perpendicular bisector of dipole, then the point is said to be in coaxial position with respect to the dipole. So again we have an electric dipole AB formed by plus q and minus q charges. The distance between both the charges is 2l, which is very small. We have midpoint of AB is O, so the distance of AO will be L and OB also be L. तो अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट O पर O से ही जाएगा, ऐसा है ना। तो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। अपन फिगर ऊपर की तरफ बना रहे हैं तो मैंने यहाँ से ले लिया कि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज के कारण, है ना, पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना है, V1 है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना है, V2। मिड पॉइंट O से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है ना, R ली थी आपने, R ही ले ली। हाँ, सो इफ बी सी हेयर, इफ बी पुट पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल POA, we get a value of AP is under root L square plus R square. Similarly here also the value of PB also under root R square plus L square. ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्यों निकालना ज़रूरी है, क्योंकि पॉइंट जिस चार्ज से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसी से पॉइंट P की डिस्टेंस नापनी चाहिए, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं क्या, लेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V1 and due to minus q charge V2, huh? Then total potential at point P देन वैल्यू ऑफ V1 निकाल लो पहले। वैल्यू ऑफ V1 यस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू चार्ज से निकाल रहा हूँ इससे, हाँ, इंटू प्लस क्यू अपॉन PA R, तो R की वैल्यू क्या आएगी आपकी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आएगी। एंड V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस सेम है R स्क्वायर प्लस, क्लियर। देन टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P will be V इज इक्वल टू अगेन V1 प्लस V2। कोई भी पोजीशन हो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 से ही निकलेगा। देखो इस फिगर में मैंने डायरेक्शन शो ही नहीं की है, क्यों, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और इंटेंसिटी में हमने डायरेक्शन बताई थी, है ना।
तो वैल्यू ऑफ V1 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ V2 -1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस के कारण, हाँ तो ये तो कैंसिल हो गया, पूरा एक जैसा है, तो कितना आएगा पोटेंशियल, मतलब कोएक्सियल पोजीशन पर किसी कोई भी पॉइंट ऑफ लो डायपोल के, उस पर पोटेंशियल कितना होता है, 0, कोई पोटेंशियल नहीं होता फिर। क्लियर? तो ये डेरिवेशन में तो कम, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछ सकता है आपसे। ठीक, आफ्टर दैट वी सी कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर, है ना। तो देखो हमने ये देखा था अभी कि किसी भी बॉडी को जो चार्ज एक्सेप्ट करती है कोई भी बॉडी, है ना, द चार्ज is directly proportional to its potential, or you can say potential is directly proportional to the charge given to the body. Factor affecting potential of conductor, उसका पहला पॉइंट यही था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है it is directly proportional to charge given to the conductor, right? That is Q is proportional to V. अब प्रोपोर्शनल साइन अगर हम इससे हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा, द कांस्टेंट इज C दिस टाइम, वेयर C इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर एंड ऑल्सो मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर। कंडक्टर का शेप कैसा है, लीनियर है ना, सीट में है, स्फेरिकल है, उस पर भी डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। फिर उसका साइज़ कैसा है, छोटा है, बड़ा है, उस पर भी डिपेंड करेगी कैपेसिटेंस की वैल्यू। एंड उस कंडक्टर के चारों ओर मीडियम कौन सा है, एयर और वैक्यूम है तो कुछ और होगी, कोई दूसरा मीडियम आपने फिल कर दिया है तो वो कुछ और होगा। क्लियर? तो अगर हम यहाँ से देखें, इसी को, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही हम क्या बोल देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो C की वैल्यू आपको Q अपॉन V मिलेगी। वैल्यू ऑफ C विल बी Q बाय V, दैट इज कूलम पर बोल्ट। इसकी यूनिट कूलम पर बोल्ट, और इसको दूसरे नाम फैरड से जानते हैं। फैरड, है ना, कूलम पर बोल्ट को ही किस नाम से, फैरड। तो कैपेसिटेंस की SI यूनिट फैरड होती है और इसकी CGS यूनिट स्टेट फैरड। क्लियर? तो फैरड इसकी यूनिट है, कूलम पर बोल्ट और फैरड, है ना। कभी आप कैपेसिटर वगैरह मार्केट से लेके आए तो देखना, पंखे का अगर कभी ख़रीदा हो किसी ने, उसमें लिखा रहता है 2.5 MFD, ऐसा लिखा रहेगा, कभी वैल्यू पढ़ा भी करो उसको, है ना। ये MFD स्टैंड फॉर माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड में लिखा है वो। कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड होती है ना। अपन वो कूलर के लिए 4 MFD का कंडेंसर लगता है। कभी ऐसी बातें सुने जब कोई कूलर वगैरह उसको सुधारता है, किसी मिस्त्री से आप मिले तो वो ये वर्ड यूज़ करेगा, है ना, कि 2 MFD का कंडेंसर ले आओ पंखे में, 4 MFD का कूलर में। तो MFD जो बोलता है वो, दैट इज़ स्टैंड फॉर माइक्रोफैरड, म्यू फैरड भी बोल देते हैं इसको, इसी को शॉर्ट में। तो ये म्यू अक्षर से माइक्रो को म्यू से शो करता है, तो वो समझ में नहीं आएगा तो MFD लिख देते हैं उसको, माइक्रोफैरड। क्लियर? तो ये इसकी यूनिट है ना। अब ये देखो, अगर इसी में ध्यान से देखना, तो अगर मैं Q को कांस्टेंट कर दूं, मतलब चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज कांस्टेंट, देन यू गेट C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी फैक्टर्स पोटेंशियल को कम करेंगे वो कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे।
दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिन जिन फैक्टर के कारण आपका पोटेंशियल कम हो रहा था वही फैक्टर उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को क्या करेंगे, अब इंक्रीज करेंगे। तो कौन से फैक्टर्स थे जो पोटेंशियल कम कर रहे थे भाई? एक तो चार्ज था जिसको मैंने कांस्टेंट कर दिया है, तो चार्ज वाली बात हम नहीं करेंगे ठीक। फिर एक था क्या, एरिया ऑफ कंडक्टर। तो एरिया इंक्रीज करने से पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और पोटेंशियल अगर डिक्रीज होता है तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। सारे फैक्टर्स उल्टे वर्क करेंगे, किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। और कौन सा था फिर अदर फैक्टर इफेक्टिंग पोटेंशियल? प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर, है ना। इफ वी ब्रिंग एनी अनचार्ज कंडक्टर नियर टू द चार्ज कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल डिक्रीज्ड। if potential decrease then capacitance will increase। फिर medium surrounding the conductor, so है ना, if the dielectric medium, any medium of dielectric constant K is present surround the conductor then its potential become V by K, मतलब कम हो रहा था तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसी इंक्रीज हो जाएगी, C इंटू के में आने लगेगी अब इन्वर्सली। तो कैपेसिटेंस जो फैक्टर, तो पोटेंशियल के फैक्टर अगर हमको पता है तो कैपेसिटेंस के वो हो गए, वर्क कैसा करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा। मतलब पोटेंशियल को जो चीज़ कम कर रही थी कैपेसिटेंस को वो चीज़ बढ़ाएगी। क्लियर? तो ये फैक्टर्स ध्यान में रखना है आपको, है ना। हम जब कैपेसिटर क्रिएट करेंगे तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए कैपेसिटर बनाएंगे। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर।